हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एनजीएल फाइन कैम के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एनजीएल फाइन कैम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 1981 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि मोर देन 40 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है एपीआई बनाने का ये कंपनी काम करती है, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर यूज किया जाता है, यानी कि ये जो ड्रग्स वगैरह, ये जो टैबलेट्स वगैरह बनते हैं तो उसके अंदर ये एपीआई का यूज किया जाता है। तो ये जो कंपनी है ये इंडियन मार्केट में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं, और उसके अलावा जो ग्लोबल कंपनीज है, यानी कि ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगभग 1000 करोड़ के लगभग का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखिए, जब ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था तो लगभग 2000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप इस कंपनी का था। तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो अराउंड कंपनी का 20 के अराउंड कंपनी का पी रेशियो है, और अगर हम इंडस्ट्री के पी की अगर हम बात करेंगे तो 19.4 का है। तो उसके कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम पी रेशियो में कंपनी का नजर आता है। अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो 34.7% का आरओसी, यानी कि जितना कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है तो उसके ऊपर कंपनी इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर हम आरओई की बात करेंगे तो ये नंबर भी काफी अच्छा है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो रिटर्न रेशियो यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। तो इसका इंडिकेशन है कि कैपिटल को काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। और अगर हम डेट की बात करेंगे तो सिर्फ 30 करोड़ के लगभग का कंपनी का डेट है। तो देखा जाए तो अराउंड 250 से 300 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी के हमें नजर आते हैं। तो वहां पे अराउंड 30 करोड़ के डेट पे कंपनी को रीपे करने में कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये अराउंड 5 to 6 टाइम्स हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ये जो पूरा फार्मा वाले एरिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन हम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में यहाँ पे बोल सकते हैं। अब अगर हम पिछले 4 साल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2 साल में तो इतना कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन 2021 वाला जो ईयर था वो कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल रहा था। अगर हम देखेंगे अराउंड 265 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था, और अराउंड 56 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी ने रिपोर्ट की थी। तो वहां पर अगर आप देखोगे जो पूरा ग्लोबली अगर आप देखोगे जो चाइना में जो थोड़ा सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो वहां पे इस कंपनी को डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिट हुआ है। और उसके अलावा इन्होंने जो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और जो इन्होंने नए कैपेक्स किए हैं, तो उसकी वजह से भी इन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 328 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था, यानी कि अराउंड 20-25% की ग्रोथ वहां पे रेवेन्यूज में देखने को मिली थी। लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर था वो अराउंड 7 करोड़ से यहाँ पे कम हो गया था। तो अगर हम देखेंगे जो पिछले 2 क्वार्टर्स का इसका पीछे का मेन रीजन है, क्योंकि वहां पे जो इन्फ्लेशन का प्रेशर हमें देखने को मिला है, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री वाइज बढ़ी है, तो उसी का इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जून 2019 से लेके मार्च 2020 तक कंपनी के नंबर्स एकदम फ्लैट थे। इवन अगर हम देखेंगे जून 2020 में भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे सितंबर 2020 में काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे हमने रीओपनिंग भी होते हुए देखा था इकोनॉमी में। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे 72, 71 और 3 क्वार्टर्स यहाँ पे फ्लैट रहे थे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2 क्वार्टर्स में फिर से थोड़ी सी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, और मार्च 2020 में फिर से यहाँ पे नॉर्मल सी आती हुई हमने देखी है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सितंबर 2020 से लेके यहाँ पे जून 2021 तक, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 4 से 5 क्वार्टर तक कंपनी ने 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिटेबिलिटी पर क्वार्टर में यहाँ पे रिपोर्ट की है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर में ये नंबर कम आया है। ऑल्दो रेवेन्यू का नंबर इतना नहीं गिरा है, लेकिन जो कॉस्ट है, यानी कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है कंपनी की, वो यहाँ पे बढ़ी है, और उसी का इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, स्मॉल कैप कंपनी में जनरली जब प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो मार्केट उसे काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में ले जाता है, और वही हमने यहाँ पे देखा है। तो देखिए, एकदम से एक क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे अराउंड 8% से बढ़ गई थी, और उसके बाद ही अगर हम देखेंगे काफी फिनोमिनल ग्रोथ हमें कंपनी में देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे कम हुई थी, लेकिन उसके बाद में ये होल्डिंग हमें कॉन्स्टेंट देखने को मिलती है। अगर एफआईएस की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीच में यहाँ पे डीआईएच ने थोड़ी सी होल्डिंग ली थी, लेकिन उसके अगले क्वार्टर में निकल गए थे, और यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे पिछले क्वार्टर में एफआईएच ने यहाँ पे ली है। तो देखिए, 0.01% की होल्डिंग कुछ भी मायने नहीं रखती है। अगर 1000 करोड़ का अगर हम 1% देखेंगे तो वो आता है 10 करोड़ पे, अगर उसका 1% निकालेंगे तो वो नंबर आता है अराउंड, अगर आप देखोगे तो वो नंबर आता है 0.1, यानी कि 10 लाख रुपए के लगभग ये नंबर आता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है।
मेरे ख्याल से इसे इग्नोर करने से रहेगा। हमें ये समझना चाहिए कि जो पूरी जो कंपनी की होल्डिंग है वो जनरल पब्लिक के पास ही हमें यहाँ पे नजर आती है। और इसमें आपने ज़्यादा शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही होल्डिंग होती है, और जब ये कंपनी 2-3 हज़ार करोड़ की बन जाती है तब ये FII और DII के नज़र में आती है और वहाँ पे उनकी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे इसका पीयर कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो देखिए डिवीज लैब, ग्लैंड फार्मा काफ़ी एक डोमिनेंट पोजीशन वाली कंपनीज है, एक लार्ज कैप कंपनीज हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज जबकि आरती ड्रग्स हैं, जुबिलेंट फार्मोवा है, ग्रैन्यूल्स इंडिया, शिल्पा मेडिकेयर, तो इनके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूएशन का नंबर एक नॉर्मली नजर आता है। ऑल्दो अगर हम देखेंगे तो आरती ड्रग्स में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। एज अ होल अगर हम देखेंगे तो पूरा इंडस्ट्री वाइज हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जहां पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो देखिए 1725 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम देखेंगे ऑल टाइम हाई से मोर देन 50% का करेक्शन यहाँ पे ऑल टाइम हाई से हो चुका है। तो देखिए 50% के करेक्शन के बाद भी अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो 337% के रिटर्न हमें यहाँ पे नजर आते हैं। यानी कि इतना करेक्शन के बाद भी यहाँ पे अराउंड 30-35% का CAGR का रिटर्न हमें यहाँ पे पिछले 5 साल का नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये जो NGL फाइन कैप ये जो कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6 से 7 महीने खास करके ये जो पूरा कैलेंडर ईयर है यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो कंपनी के ऊपर लगा रहेगा, और हो सकता है कि जो ग्लोबल डिमांड में थोड़ी सी डिमांड कम हो सकती है और कंपनी का मेजॉरिटी और जो रेवेन्यू है तो कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है, तो वहाँ पे थोड़ा रेवेन्यू का प्रेशर भी रह सकता है। तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे अवॉइड करना सही रहेगा। पिछले कुछ क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, और वो काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनी को अभी लगातार दिखाना मेरे ख्याल से मुश्किल रह सकता है। तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से आप बने रह सकते हो, और अगर आप लॉस में हो तो मेरे ख्याल से एवरेज आप कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अभी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम पे अगर इन्फ्लेशन का प्रेशर रहता है तो एक ये स्मॉल कंपनीज हैं तो वहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। तो वो चीज़ें आपने माइंड में रखनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि NGL फाइन कैम के जो डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है वो आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।